हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, नीट के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्लास 11 में यूनिट नंबर 5 जो हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल हमारे पास बेटा 5 चैप्टर्स हैं, जिनको यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर हैं इस यूनिट में हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 14 से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया, अल्फांसो कॉर्टी के बारे में। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, मतलब इटली के रहने वाले थे और एनाटॉमिस्ट थे। कॉर्टी का जो साइंटिफिक कैरियर उसकी शुरुआत हुई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से, लेकिन बाद में इनका जो अटेंशन था वो मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ हुआ। 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया एक स्ट्रक्चर को जो कि कॉकलिया की बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था और इस स्ट्रक्चर में हेयर सेल पाई जाती थी जो साउंड वाइब्रेशन को कन्वर्ट करती थी नर्व इम्पल्सेस में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर हमारा पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 14, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर से ह्यूमन फिजियो की शुरुआत होगी। डाइजेशन चैप्टर खत्म हो गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन है क्या। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with CO2 produced by cell is called breathing, commonly known as respiration। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग मैकेनिज्म पाई जाते हैं और ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है डिपेंड करता है हैबिटाट पे और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब जैसे अगर हम लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट हो गए, फ्लैटवर्म यानी प्लेटी हेलमिंथ हो गए, तो ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अपने बॉडी सरफेस के थ्रू। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल का यूज करते हैं। नेट इंसेक्ट जो होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब का यूज करते हैं जिसे ट्रैकियल एस्पिरेशन कहा जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस के बारे में, तो ये गिल्स का यूज करते हैं जिसे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। जबकि टेरेस्ट्रियल जो फॉर्म होती हैं ये लंग्स का यूज करते हैं। लंग्स के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। वर्टिब्रेट में बात करें तो फिशेस गिल्स का यूज करते हैं, जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल जो होते हैं ये लंग्स का यूज करते हैं। और एम्फीबियन में फ्रॉग की अगर बात करें तो ये लंग्स के अलावा अपनी मॉइस्ट स्किन का भी यूज करता है जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अपर लिप के ऊपर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होते हैं ये नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में ओपन करते हैं और नेजल चैम्बर जो होता है ये फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। दिस इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब जो फेरिंग्स से ये ओपन होता है लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इसीलिए इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। सोलोविंग के समय जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। तो ग्लॉटिस जो होता है ये कवर कर दिया जाता है एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक जाती है और डिवाइड कर जाती है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, यानी T5 के लेवल पे डिवाइड करता है जिससे राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनती हैं। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करके सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है, सेकेंडरी से टर्सरी ब्रोंकाई बनाती हैं और फिर ब्रोंक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ब्रोंक्यूल में पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल बनते फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब जो ट्रैकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। वेस्कुलराइज मतलब इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है। अब करें कि द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स।
यानी ब्रोंकाई से लेके एल्वेलाई तक का जो पूरा पार्ट है वो लंग्स कहलाता है। लंग के ऊपर डबल लेयर कवरिंग पाई जाती है जिसे प्लूरा कहा जाता है, और दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये थोरेसिक लाइनिंग के संपर्क में होती है, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। अब करें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट होता है ये कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, जबकि एल्वेलाई और उसकी जो डक्ट होती हैं ये रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं। यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं, कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट चार काम करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक, क्लियर करता है एयर को फॉरेन पार्टिकल जैसे डस्ट से, एयर को ह्यूमिडिफाई नम करता है, और एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाता है। जो एक्सचेंज पार्ट होता है दिस इज साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। हमारे जो लंग है वो थोरेसिक चैम्बर में होते हैं जो कि एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है। अब थोरेसिक चैम्बर में डॉर्सल जो बाउंड्री होती है ये वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, वेंट्रली लाइंड होता है स्टर्नम से, लेटरली रिब से, और लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम से ये लाइंड होता है। अब एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का थोरेसिक चैम्बर में इस तरीके से होता है कि अगर थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में कोई भी चेंज किया जाएगा तो ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में या लंग के वॉल्यूम में, लंग कैविटी में रिफ्लेक्ट होगा। और ये अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर आती है मतलब एल्वेलाई में, एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। दूसरा स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हैं बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। चौथा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है, रेस्पिरेशन इन प्लांट, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं। तो ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन जहां पर हम सांस लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपिरेशन बाय विच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं। तो एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन के स्टेप को हम मिला के एक ब्रीथ कहते हैं। अब जो एयर का मूवमेंट होता है लंग्स के अंदर और बाहर ये होता है क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। अब इंस्पिरेशन कब होगा? जब हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, दैट इज देयर इज निगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह एक्सप्रेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। अब इस ग्रेडियंट को बनाया कैसे जाता है? तो डायाफ्राम नाम की मसल और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। यानी आप कह सकते हैं कि जो डायफ्राम है और जो इंटरकॉस्टल मसल है ये ग्रेडियंट को बनाते हैं। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब एंड sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. और हम बॉयल्स लॉ से जानते हैं कि प्रेशर इन्वर्सली रिलेटेड होता है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा वैसे एटमॉस्फेयर की एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी यानी इंस्पिरेशन हो जाएगा। अब जब ये मसल रिलैक्स होंगी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, तो डायफ्राम और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन पर, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, और थोरेसिक वॉल्यूम कम होने से पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो
तो इसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, एयर लंग से बाहर निकल जाएगी यानी एक्सपिरेशन हो जाएगा। अब हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ एडिशनल मसल की मदद से जो एब्डोमेन में होती हैं, है ना, एब्डोमिनल मसल। अगर हम ब्रीदिंग रेट की बात करें तो हमारा ब्रीदिंग रेट 12 टू 16 टाइम पर मिनट होता है, और जो वॉल्यूम एयर का ब्रीदिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा, और इसका इस क्लिनिकल असेसमेंट में किया जाता है। पल्मोनरी फंक्शन यानी बीमारियों का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ने हैं और 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़नी। खूब सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे, तो इनको अच्छे से ध्यान देंगे आप। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम टीवी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और expired during a normal respiration. It is approximately 500 ml. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6 liter to 8 liter of air per minute. दूसरा हमारे पास है, तो टाइडल वॉल्यूम होगा। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी आईआरवी। ये क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी टाइडल वॉल्यूम के अलावा अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, पूरा जोर लगा के। ये 2500 से 3000 ml होता है। तीसरा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ईआरवी। ईआरवी की बात करें, दिस इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ये 1000 से 1100 ml होता है। चौथा वॉल्यूम हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ये 1100 से 1200 ml होता है। तो ये चारों वैल्यू आपको अच्छे से याद करनी है। अब करें कि ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है इनको आपस में ऐड करके पल्मोनरी कैपेसिटीज बनाई जाती हैं, और इनका भी क्लिनिकल डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंस होता है, बीमारियों का पता लगाने में। तो पहली रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी। आईसी क्या है? दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, और इसमें इंक्लूड किया था टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। दूसरा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसमें टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी को इंक्लूड किया जाता है। तीसरा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसमें ईआरवी प्लस आरवी को इंक्लूड करते हैं। नंबर 4 है वाइटल कैपेसिटीज को दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वीसी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, जिसमें ईआरवी, टीवी और आईआरवी आएंगी, या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। एंड नंबर 5 इज टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, और इसमें चारों वॉल्यूम आप इंक्लूड कर लीजिए, आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम आप कह लीजिए। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन में हमारे पास बेटा कितने स्टेप थे? रेस्पिरेशन में हमारे पास टोटल 5 स्टेप थे, और 5 स्टेप में से पहला स्टेप ने पढ़ा ब्रीदिंग, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा एक्सचेंज। तो यहाँ पर हम दूसरा और चौथा स्टेप एक साथ पढ़ने वाले हैं। दूसरा और चौथा स्टेप हम एक साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अ, दो बार एक्सचेंज होता है, एक बार एल्विलाई में, दूसरी बार टिश्यू में। तो एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो एक एक्सचेंज एल्विलाई और ब्लड के बीच में होता है, दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। और इन दोनों ही साइड पर यानी एल्विलाई और टिश्यू में जो गैस का एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन से होता है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी एक्सचेंज का जो मेन कारण वो ग्रेडियंट है, लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये कुछ और फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर आपको यहाँ पर याद करने हैं बेटा, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो एटमॉस्फेरिक एयर वाला तो आप अलग से याद रखो, ठीक है। बाकी एल्वेलाई
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू वाला आपको सीक्वेंस में याद करना है। ऑक्सीजन के लिए 104, 40, 95, 40 और टिश्यू में हो जाएगा CO2 के लिए हो जाएगा 40, 45, 40, 45। अब आप देखें ऑक्सीजन के लिए ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमेशा हाई से लो होती है। तो एल्वेलाई से ब्लड की तरफ है और ब्लड से टिश्यू की तरफ है। CO2 के लिए ग्रेडियंट की डायरेक्शन टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई की तरफ है। यानी दोनों की ग्रेडियंट की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है। ठीक है। तो डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू सिमिलरली। अगर हम बात करते हैं CO2 के लिए तो CO2 के लिए जो ग्रेडियंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है ये 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में। और अगर हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें बेटा तो ये 3 मेजर लेयर से बनी है। कौन कौन सा? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। और बेसमेंट सब्सटेंस में क्या आता है? composed of thin basement membranes supporting the squamous epithelium and basement membranes surrounding the single layer of endothelial cell of capillaries। अब इन तीनों लेयर की जो टोटल थिकनेस होती है दिस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। तो ये जो तीन फैक्टर हमारे पास हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी, all the factor in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। जिधर ग्रेडियंट की डायरेक्शन है उधर ही डिफ्यूजन हो जाएगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी जो तीसरा स्टेप हमारे पास है। तो ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करती हैं और बाकी 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है। CO2 की बात करें तो 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करती हैं, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है और 7% प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो हमें पढ़ना हो 97% वाला पढ़ना है, 97%। तो 97% जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा ये 97% ट्रांसपोर्ट 97% जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये आरबीसी के द्वारा हो रहा है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ में ये मेनली रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर विच कैन इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग। अब करें सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन आपको दिखाया गया है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में और इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखाया गया। तो यहाँ पर सिग्मोइड कर्व आपको मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है। द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो एल्वेलाई में हाई PO2 है, लो PCO2 है, लेसर हाइड्रोजन आयन है, लोअर टेम्परेचर है। ये फैक्टर फेवरेबल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। अब टिश्यू में इसका उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? लो PO2 हो जाएगा, हाई PCO2, हाई हाइड्रोजन आयन हो जाएगा और हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ये कंडीशन फेवरेबल है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इससे ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी लंग सरफेस पे और डिसोसिएट होगी टिश्यू में। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25% जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। अब ये जो बाइंडिंग है ये रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। आप करें कि जब PCO2 हाई होता है और PO2 लो होता है जैसे टिश्यू में तो more binding of CO2 occurs, whereas when PCO2 is low and PO2 is high as in the alveoli, dissociation
of CO2 from carbaminohemoglobin take place। ठीक है, अब आरबीसी की बात करें, अब जो 70% ट्रांसपोर्ट है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में उसकी बात करें, आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in plasma too। This enzyme facilitate the following reaction in both direction। CO2 और वाटर मिलते हैं जिससे कार्बोनिक एसिड बनता है और इससे बाइकार्बोनेट बनता है और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है टिश्यू में चलती है, ठीक, टिश्यू में। तो टिश्यू साइड में कह रहे हैं कि जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है कैटाबॉलिज्म की वजह से, तो CO2 जो होता है ये आरबीसी के अंदर जाता है और बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एट द एल्वेलर साइट वेयर PCO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है जिससे CO2 बन जाएगा, ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। द CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to alveoli is released out as CO2। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। देखिए 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है लेकिन 4 ml CO2 को डिलीवर करता है 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये टॉपिक कई बार पढ़ना है ह्यूमन फिजियो में। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको मेंटेन करने का काम करता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम एक सेंटर मेडुला रीजन में पाया जाता है जिसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है इस रेगुलेशन के लिए। एक और सेंटर पाया था पॉन्स रीजन में जिसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, एंड दिस कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो ये क्या करेगा, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाई इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी मेडुला में पाया जाता है रिदम सेंटर के पास में, जो कि सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए। अगर CO2 और हाइड्रोजन आयन बन गए ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो एक्टिवेट हो जाता है कीमोसेंसिटिव एरिया और ये रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है ताकि इन केमिकल को बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके। कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के पास में, जो कि CO2 और हाइड्रोजन आयन में होने वाले चेंज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं इनके रिमूवल के लिए। अब यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। फिर ऑक्सीजन का रोल ना के बराबर है। लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर दिया गया है बेटा, दिस इज डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला अस्थमा। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchiole। एम्फिसिमा की बात करते क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहाँ पर एल्वेोलर वॉल डैमेज हो जाती है, बहुत पूछा जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है। मेजर कॉज इसका सिगरेट स्मोकिंग। तीसरा है ORD ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ इंडस्ट्रीज में स्पेशली जहाँ पर स्टोन की ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है और इस कंडीशन में जो लंग्स होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है लीडिंग टू फाइब्रोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। और ऐसे वर्कर को प्रोटेक्टिव मास्क का यूज़ करना चाहिए। तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर हो गया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद।